हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के फिजिक्स हम इस समय पढ़ रहे हैं और अभी तक का हम इसकी 3 क्लास अटेंड कर चुके हैं। इस पार्ट की पार्ट 4 है आपका फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम पढ़ेंगे इसमें जो डेरिवेशन है आपका धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय बल रेखाएं। कल मैंने इसका आपको डेरिवेशन बताया था और मैंने ये सिखाया था आपको। आपने अगर कल की क्लास अटेंड की है तो आपको मालूम होगा कि कल तक हम ये पढ़ चुके थे कि किसी भी धारावाही परिनालिका के चारों ओर हम तार के लपेटे देते हैं और तार के लपेटे देने के बाद उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, वो बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह होगा। कल मैंने आपको छड़ चुंबक दिखाया था, कंपास, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। कल मैंने उसको समझाया था, आज हम उसको लिखेंगे उसके बारे में। तो लिखते समय भी आपको काफ़ी चीज़ें शायद क्लियर हो जाएंगे। तो आपका जो डेरिवेशन था वो आपका डेरिवेशन था किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप किताब में देख सकते हैं, ये आपका चित्र बना हुआ है इस तरीके से। और ये देखो, इसमें इन्होंने नलिका लिए, काफ़ी छोटा चित्र है पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये। और इसमें क्या किया था, नलिका के चारों ओर हमने क्या किया था, तार के लपेटे दिए थे, उसमें हमने बैटरी से करंट पास की थी। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था वो बिल्कुल छड़ चुंबक की भांति, जैसे छड़ चुंबक में हमने बनाया था। चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से था कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं और दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को जाती हैं। तो इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है। फिर दूसरी बात इसमें आई थी कि जब धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो इसमें एक सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो कल मैंने बताया था कि धारा की दिशा यदि क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई की दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी दक्षिणावर्त है, तो जिस सिरे में धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है वह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। और जिस सिरे में आपकी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त है उसमें क्या होगा आपका, वो आपका उत्तरी ध्रुव बनेगा। कल मैंने ये भी आपको बता दिया था। तो इस तरीके से इसके चित्र थे, ये आपको बताए थे कल मैंने। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। तो बहुत सिंपल से जानकारी थी, ऐसा कुछ ऐसा खास इतना कठिन नहीं है कि आपको बहुत कठिन लगे। बहुत सिंपल सी बात है कि धारावाही परिनालिका एक हमने नलिका ली, किसी भी का उसकी लकड़ी की ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक, किसी भी पाइप आप कह सकते हैं इसमें। और उसके चारों ओर हमने क्या करा, तार के लपेटे दिए। प्रैक्टिकल लैब में ये चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास छोटी सी एक बैटरी होनी चाहिए जिससे हम धारा प्रवाहित कर सकें, लगभग 5, 6 से 10 वोल्ट तक की बैटरी। और तार में धारा प्रवाहित करिए तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आप कंपास से चाहे तो खींच सकते हैं। इस तरीके से कंपास से इसका चुंबकीय क्षेत्र आएगा, कल मैंने आपको बताया था। और इसमें जिसमें दक्षिणी ये धारा की दिशा कल बताया था, धारा की दिशा यदि आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो जिस सिरे में क्लॉकवाइज होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा, और जिस सिरे में एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा होगी वह आपका उत्तरी ध्रुव होगा। तो देखिए इसको, अब इसके बारे में लिखते हैं हम। तो धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें तार के जो लपेटे लेने बिल्कुल पास पास लेने, बहुत घने घने जिसको बोलते हैं। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी का मतलब होता है कि तार के ऊपर इंसुलेशन लगा होना चाहिए। मतलब तार आप जो भी आपके तार घरों में होती हैं उसके ऊपर कवर होता है, यानी आपको करंट नहीं लगता। फिर आप तार छीलते हैं तो तार छील करके उसके अंदर कॉपर निकलता है, तो वो तो आपकी विदाउट इंसुलेशन हो गई। जैसे खंभों में जो तार है वो विदाउट इंसुलेशन, उसके ऊपर कवर नहीं है। और आपके घरों में जो भी तार उनके कवर है, तार आप पकड़ते हैं आपको करंट नहीं लगता। हाँ, अगर आप विदाउट इंसुलेशन को जब छीलेंगे उसके अंदर से कॉपर निकलेगा, वो तार है, उसके ऊपर कवर है, तो विद्युत रोधी हो गया वो। तो विद्युत रोधी तांबे के तार की आकृति की कई फेरों वाली कुंडली को, अनेक कर दो चाहे तो, अनेक फेरों वाली
कुंडली को परिनालिका कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। ठीक। जब किसी परिनालिका में, जब जो जितनी बातें मैंने समझाई वो मैं लिखा रहा हूं आपको। जब किसी परिनालिका पर लिपटे तार में, लिपटे तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह एक चुंबक की भांति। 2 मिनट रुकना चला आप लोग। के भांति व्यवहार करता है। नलिका के जिस सिरे पर धारा की दिशा वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये जल्दी समझ में आता है। वामावर्त दक्षिणावर्त जल्दी से समझ में नहीं आता। एंटी क्लॉक वाइज होती है, वह सिरा उत्तरी ध्रुव। दो मिनट रुकना बच्चों, जरा कोई मिलने आ रखा विशेष। 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप जरा रुकें जरा। लाइव क्लास में यही समस्या है, बहुत अर्जेंट था, मिलना आया था, आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ा आप लोगों को, इसके लिए खेद है। हाँ देखिए, वह सिरा उत्तरी ध्रुव क्या कहा, जिसमें वामावर्ती, कल मैं समझा चुका था आपको सारी बातें, एंटी क्लॉकवाइज होती है, वह सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक। तथा जिस सिरे पर धारा की दिशा, आप केवल एक याद रखो, वामावर्त है तो वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, तो दूसरा अपना आप ही हो जाएगा। दक्षिणावर्त में आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, जो भी आपको इजी लगे। धारा की दिशा क्या होती है, जिस सिरे पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होती है, वह सिरा दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से याद करना। दक्षिणावर्त धारा की दिशा है तो वो दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिण दक्षिण नाम सेम हो रहे हैं ना, तो दक्षिणी ध्रुव बन जाता है।
ठीक। धारावाही परिनालिका में अब एक चुंबक तो बन गया है। कल मैंने आपको क्या कहा था कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल छड़ चुंबक की भांति जैसा चुंबकीय क्षेत्र था वैसा ही होगा। और खींच के आप चाहे तो इसे प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, वैसे तो खैर अभी आप देख नहीं पाएंगे, पर आपको याद रखना है ये बात। धारावाही परिनालिका में, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, देखो छड़ चुंबक में ऐसा ही तो था, मैं आपको हल्का सा चित्र बता देता हूँ क्या होता था इसमें। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी और दक्षिणी ध्रुव में जाती थी। कल मैंने खींच के भी बताया था, बिल्कुल चुंबक लाया था मैं, तो सब कुछ आपको दिखाया था मैंने। इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती और दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं। चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। इस तरह से ये बंद वक्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कल थोड़ा सा अब ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचते हैं ये कल बताया था कि चुंबक जो कंपास दिक्सूचक जिसे बोलते हैं कंपास, उसकी नोक में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही एक इस तरह से ये कर्व बनते जाएंगे। तो ये कल हो चुका था, तो इसी को लिख रहे हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। और परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, इसमें सबसे खास बात यही है, क्या है मैं अब लिख रहा हूं इसको, परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, अब इसको मैं समझाता हूं अच्छी तरह से, पहले लिख देता हूं इसको मैं, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कभी कभी कि जब धारावाही परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। अभी विकल्प में कैसा आ सकता है क्वेश्चन, ऑप्शनल। अब आपके 5-6 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के आते हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, चुंबक परिनालिका के बाहर, परिनालिका के भीतर। तो इस परिनालिका के जो भीतर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होगा। तो देखो इतने लंबे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आप थोड़ा समझ लें इस चीज़ को। इतना लंबा तो बहुत कम आएगा, लेकिन आप इसको ढंग से समझें, इसको याद करें, इसको आप लिखें, नोट्स बनाएं। और इसमें जो पॉइंट आपके बन के आते हैं वो पॉइंट ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये जो आपके परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान कहाँ होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर एक समान होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये लंबे लंबे डेरिवेशन आपको फिर भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन छोटे छोटे यहीं से बनते हैं। अब जैसा यही था आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने कल कराया था, तो इसमें आप ये देखिए कि केवल आपसे कभी कभी मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक बहुत कम प्रयोग में होता है, तो अधिकांश बच्चों को इसका मात्रक याद नहीं रहता है। क्या है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कभी कभी ये ऑप्शन में आ सकता है, ऑप्शन में माना ये लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है और आपने ये याद कर रखा है, तो थोड़ी आपको भी यहाँ परेशानी हो सकती है। तो दोनों ही आप याद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है इस चीज़ में। तो आपको सारे नोट्स में बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ, तो आप इनको बना सकते हैं और आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है सारा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा मैंने अभी कि चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका के भीतर होता है वो एक समान होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अर्थात परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर
चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। अब एक चीज और देखो जरा इसमें, अब मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं, जरा आप इसको ध्यान से समझना। अब इसमें क्या कहा मैंने भी, इसमें ये दिखाया है कि जो चुंबक के भीतर है, चुंबक मतलब ये धारावाही परिनालिका के जो भीतर है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें आगे क्या लिखा मैंने कि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं, समांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, आप ये देखिए जरा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, आप समांतर रेखाएं खींचते हैं और समान दूरी पर खींचते हैं। समांतर रेखाएं खींचेंगे और समान दूरी पर खींचेंगे। जैसे आपकी कॉपी, स्कूल की जो आपकी कॉपी है उनमें लाइन खींची हुई रहती हैं, जैसा आपको कॉपी दिखाओ, मैं ये कॉपी देखिए आप, तो इसमें सारी रेखाएं क्या है, समांतर, हर एक समान दूरी पे हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ही दर्शाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, कई बार आ भी रखा है, पिछले सालों में आप पेपर देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए। तो कुछ नहीं करना है आपने, समांतर रेखाएं खींचनी, 3-4 खींचिए, जितनी भी खींचे 4-5 खींच ली कम से कम, समान दूरी पर समांतर रेखाएं खींचनी। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र सब जगह एक समान है। अब जो क्षण चुंबक आपकी होती है, क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस तरीके से आपका ये एन पोल था, ये आपका एस पोल था, और इसमें आप यहाँ से एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी और एस की ओर जाती थी। इस तरह से निकलती थी और ये जाती थी, इस तरह से निकलती थी, ये जाती थी, इस तरीके से ये जाती थी। एन से जा रही हैं, एरो एन से बनेगा, एस की ओर ये वापस आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो ये रेखाएं पास पास हैं, यानी घनी घनी है, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है। फिर यहाँ पे ये थोड़ी दूर दूर होगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम प्रबल है। यानी सब बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है, क्योंकि रेखाएं अलग अलग, समांतर तो नहीं आ रही, देखो तो वक्र आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे क्या आते हैं, समांतर। तो कुल मिला के यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं, समांतर रेखाएं खींचते हैं समान दूरी पर। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। अब इसमें आगे देखिए आप, तो ये आपका हो गया इसमें, और इसमें 1-2 बात और आ सकती हैं आपकी। तो ये देखिए इसमें आप, ये हो गया, ठीक है। और अब मैंने आपको एक पॉइंट पहले लिखाया था कि हम एक कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। आपको ध्यान हो, पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है, देखो आप सारी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पार्ट कंटिन्यूटी में पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एक स्टेप बाय कंटिन्यूटी में चल रहे हैं हम लोग। लेकिन आप एकदम से आज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पिछला आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपको ये तो बड़ा बोरिंग क्लास है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेकार है लाइव क्लास। तो वो आपकी कमी है कि आपने शुरू की क्लास अटेंड नहीं की है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि एक कृत्रिम चुंबक हम बनाते हैं। मैंने थोड़ा आपको वहाँ पे हिंट्स दिया था कि हम क्या करते हैं, एक परिनालिका लेते हैं, वो बिल्कुल यही परिनालिका है, इसके चारों ओर तार के लपेटे लेते हैं, और ये अंदर से खोखली है, और इसके अंदर हम क्या रखते हैं, नरम लोहे को रखें, या लोहा और क्या बोलते हैं वो, इस कॉपर, कोबाल्ट और कॉपर की 2 मिक्स धातु लेते हैं। नरम लोहे को भी आप रख सकते हैं, इसमें डीसी करंट पास करेंगे, इसके अंदर काफ़ी मतलब कम से कम 24 से 36 घंटे तक इसको रखेंगे इसके अंदर। तो कृत्रिम चुंबक बनाने का ये एपरेटस भी आपके सामान यही है। इसमें मैं लिख देता हूँ हल्का सा, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नरम लोहे की परिनालिका के भीतर नरम लोहे को या लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु भी आप रख सकते हैं, लोह क्रोमियम मिश्र धातु कहते हैं उसको। तो नरम लोहे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ फिर सुन ले आप, मैंने आपको कहा है कि जो कृत्रिम चुंबक हम बनाते हैं, जब आप बाजार में चुंबक लेते हो, इतनी चुंबक हमें प्रकृति में मिलती नहीं है। तो कैसे बनाई जाती है, तो वो ऐसे ही बनाई जाती है, इस तरीके से एक परिनालिका तैयार करते हैं, उसमें तार के खूब लपेटे देते हैं, और उसमें हम डीसी करंट पास करते हैं। डीसी मतलब बैटरी से करनी है, घर की करंट हमारी एसी करंट है। अब एसी डीसी भी अभी आप आए, इसी पार्ट में टॉपिक आएगा, आप उसको समझेंगे अच्छे तरीके से।
और जब डीसी करंट हम पास करते हैं उसके अंदर हम एक लोह क्रोमियम मिश्र धातु या नरम लोहे को भी आप रख सकते हैं, ठीक। और उसके अंदर रख दिया और इसमें कम से कम लंबे समय तक, अब समय फिक्स नहीं कि कितने समय तक, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 24 से 36 घंटे तक, लगभग 1 या 2 दिन तक आप उसमें धारा प्रवाहित करके रखेंगे कंटिन्यूटी में। और जब 24 से 36 घंटे बाद आप उसको निकालेंगे तो वो एक चुंबक बन चुकी होगी। तो यही एक सामान भी है कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ हल्का सा पॉइंट यहाँ पे। तो नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर, परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाया। अब पूरा प्रोसेस जो होगा वो भी आगे आएगा, वो भी लिखाऊंगा मैं। यहाँ पे हल्का से पॉइंट आया है तो मैं इसको लिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सामान ही वही है जो परिनालिका है, इसी से हम कृत्रिम चुंबक तैयार करते हैं। रखकर चुंबक बनाया जा सकता है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है तो मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। किताब में चित्र तो काफ़ी अच्छा बना है, इतना अच्छा मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से, टॉपिक क्या है, टॉपिक आप चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब इसको पहले मैं डिफाइन करता हूँ क्या चीज़ है ये। यानी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र हमें उत्पन्न करना है पहले से। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने एक नाल चुंबक रखी हुई, देखो ये नाल चुंबक है, ये भी एक चुंबक है। तो ये चुंबक है तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और हमने एक नलिका ली, क्या लिया हमने, ये हमने क्या करा, विद्युत धारा चुंबकीय, ये आपका क्या है, एक छड़ है, इसमें हमने तार के लपेटे दे रखे हैं और इसमें हमने बैटरी से देखो धारा प्रवाहित करी, ठीक है। अब ये भी एक चुंबक बन गया और ये ऑलरेडी पहले से एक चुंबक था। तो आप सभी जानते हैं जब दो चुंबक को हम समीप लाते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं तो वही वो बल अधिकतम कब होगा, उस बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा, हम यहाँ पे वही मालूम करेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक चुंबक है और दूसरी चुंबक हम तैयार कर रहे हैं धारा प्रवाहित करके। दो चुंबक जब आसपास आएंगे, दोनों समीप लाएंगे, तो दोनों चुंबक एक दूसरे पर बल लगाएंगे। वह बल किस किस पे निर्भर करेगा वो देखें जरा इसमें, वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप देखिए, अगली हेडिंग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये आपका आ गया, ठीक। चित्र में बना रहा हूँ, कोशिश करो जैसे बनेगा। आप तो अच्छा बनाना क्योंकि एग्जाम में चित्र भी आते हैं। ये हमने एक नाल चुंबक बना ली इसमें। अब इतना अच्छा मैं नहीं बना पाऊंगा पर आप फिर भी देख लें। ये हमने नाल चुंबक बना ली। यू क्या कार्य की होती है ये आपको मैंने बताया था इस तरीके से, और इस तरीके से बना दी। ये नाल चुंबक हो गया। यू क्या कार्य की होती है, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए, एक हमने छड़ ली और ये छड़ मैंने इसके पास ऐसे रखी और इसमें मैंने तार के लपेटे दे दिए। केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, चित्र इतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे चित्र पे। और इस पर हमने तार के लपेटे दिए खूब सारे, और इस पे हमने क्या करा, ये बैटरी से धारा प्रवाहित करी। बैटरी में आप 3-4 सेल बना देंगे, इतने बहुत हैं, और ये धारा प्रवाहित हुई इस तरीके से। अब ये भी एक चुंबक बन गया। ये तो ऑलरेडी पहले से चुंबक था, इसे कहते हैं नाल चुंबक, नाल चुंबक। और ये आपका था धारावाही चालक, धारावाही चालक। और ये आपकी थी बैटरी,
ये तो आप जानते हैं प्लस है, धारा प्लस से निकलती है माइनस है, ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। कुंजी उंजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, कुंजी बना दिया। तो अब इस पर जो बल लगेगा, ये बल लगाएगा, दोनों चुंबक बन चुके, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये भी आपका एक बन जाएगा चुंबक। इस पर बल किस किस पे निर्भर करेगा, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो जो बातें हमने ये लिख करा है इसमें, इसको हम लिखते हैं हम। तो जब किसी धारावाही चालक को, धारावाही चालक ये हो गया, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इसका नहीं, इसका अपना क्षेत्र होगा, इसका अपना क्षेत्र, दोनों क्षेत्र जब टकराएंगे तो बल लगाएंगे दूसरे पर। तो जब किसी धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब इसको रखा है ना, देखो हमने इसको, इसके चुंबकीय, इस नाल चुंबकीय में अपना क्षेत्र होगा ना, और इसको रख दिया हमने, धारावाही चालक को रखते हैं। तो चालक पर एक बल कार्य करता है, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में बहने वाली धारा, की दिशा, धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। दोनों, अब निर्भर कैसे करती है, दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। तो दोनों, पहले तो दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसमें निर्भर कैसे करती है, तो यदि धारा की दिशा, ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा, अब इसमें जो बल लगेगा, आप इसको देखो पहले, इसमें देखो ये बल लगेगा, बल आपकी क्या एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होगी। अब हम पहले ये देखते हैं इसमें बल किस और लगेगा। देखो इस पर एक बल कार्य करेगा, तो पहले इसको लिखते हैं। हमने अभी तक क्या लिखा, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है, तथा इस बल की दिशा, अब इधर कैसे होगी इसकी दिशा, तो ये लिखते हैं, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में बहने वाली धारा की दिशा दोनों के क्या होगा, दोनों के लंबवत होती है, लंबवत होती है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है, तो बल ऐसे लगेगा ऊपर को। अब यहाँ पे मैं 3 डायमेंशन बना नहीं सकता, आप समझ नहीं सकते, मैं आपको ऐसे बताता हूँ हाथ से। ये धारा की दिशा बह रही है, ये ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये उसके 90 पे ना, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है। तो इन दोनों के लंबवत जो अंगूठा ऊपर को आपका है ऐसे, इस ये आपको चालक पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी। तो अभी हमने क्या लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक में बहने वाली धारा की दिशा के लंबवत इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। इस तरीके से ये आप ऐसे देख लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, ये देखो ये मैंने हाथ कर रखा है, ये इसको आप ढंग से देखिए। ये तो ये दोनों, ये भी 90 पे बन रहा है और यहाँ पे ये भी 90 है, तो इन दोनों के लंबवत है। और अगर हम आपको पेन दिखाऊं तो पेन इस तरीके से ये हो गया, देखो
ये और ये आपका हो गया ये, इस तरीके से ये तो ये आपका क्या हो गया 90 पे, तीनों 90 पे। देखो इस समय ये तीनों एक दूसरे पे 90 का बना, इसे कहते हैं 3 डायमेंशन। तो कॉपी में इतना अच्छा नहीं समझा सकते। इसमें एक धारा की दिशा है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और एक आपकी चालक पर लगने वाले बल की दिशा है। ठीक है, अब इसे देखिए आप जरा, लंबवत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यदि चालक में हम धारा की दिशा को विपरीत कर दें, इसकी दिशा हम पलट दें, पहले हम इधर को बहा रहे थे धारा, अब उल्टा बहा रहे हैं, तो क्या होगा, इस पर लगने वाला बल की दिशा भी पहले से विपरीत हो जाएगी। तो यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा पहले से विपरीत कर दी जाए, पहले से विपरीत कर दी जाए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तो चालक पर लगने वाले, बस थोड़ा सा और है कि आप लोग थोड़ा संयम बना के रखें, लगने वाले बल की दिशा पहले, बल की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। तो पहले तो ऊपर करता, अब नीचे को लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, पहले से विपरीत हो जाती है। अब ये जो मैंने अभी आपको ये बताया था, इसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अभी मैं ये भी आपको लिखाऊंगा आगे। तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये नियम अभी आपका आएगा। इसमें एक चीज और है, जो इस चालक पर लगने वाला बल है, लास्ट जरा सा रह गए, इस पर जो लगने वाला बल है वो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो चालक पर लगने वाले बल को, आपकी किताब में नहीं है पर मैं बता रहा हूं आपको, चालक पर लगने वाला बल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। निम्न सूत्र से, ये एक दो बार एग्जाम में आ रखा है, इसे लिखा रहा हूं मैं, किताब में नहीं है ये। सूत्र से ज्ञात किया जाता है, यूके बोर्ड में आ रखा है, इसको आप देखिए जरा। F बराबर आपका होता है IBL साइन थीटा। I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो अगर सवाल आता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सबके मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा जो बल लगेगा चालक पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और थीटा क्या है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र में बीच, चालक और चुंबकीय क्षेत्र, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, कि जो ये बल है ये अधिकतम कब होगा, इस चालक पर लगने वाला जो ये बल है ये अधिकतम कब होगा। तो जब क्या होगा, चालक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो, यानी थीटा 90 हो। तो क्या लिख देंगे इसमें, जरा सा और लिख देता हूँ इसमें मैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, आपको सारी नॉलेज हो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो क्या लिखते हैं, जब थीटा बराबर 90 है, जब थीटा बराबर 90, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाला बल, तो चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? अधिकतम होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये एक एक नंबर में आते हैं और आपको अगर इसका जानकारी नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, आप उसके आंसर नहीं मिलते फिर। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, यह बल अधिकतम कब होता है? अब बताओ जरा। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो अधिकतम ये बल उस पर कार्य करता है, यानी थीटा बराबर 90। ठीक है, तो थीटा 90 यानी 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए F बराबर IBL और थीटा क्या हो गया? 90। और अरे अभी ये साइन कॉस पढ़ेंगे आप, आपका गणित में आएगा 8वां चैप्टर। अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है क्या चीज़ आ रही है, लेकिन आप पढ़ेंगे इसको। साइन 90 का मान होता है 1 और आपका सूत्र बनेगा F बराबर IBL, ये आपका हो गया न्यूटन। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक में लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये मैंने पहले लिखा दिया था, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये आपका देखो मैंने सारा करा है, इसको फिर आप समझें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इसको दोबारा से पढ़ें, इसको समझें, याद करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे आपके इसमें पॉइंट बनते हैं वो एक एक नंबर में आपके आते हैं, तो उनकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करें। तो ठीक है, आज इसकी तैयारी करना है आपने अच्छी तरह से। कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे, इसकी भी तैयारी करेंगे, और गणित में जो भी मैं करा रहा हूँ लाइव क्लास में उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। छठा चैप्टर चल रहा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन में भी कुछ आसान क्वेश्चन हैं आपके। पूरा का पूरा चैप्टर कठिन नहीं है, कुछ कुछ आसान क्वेश्चन है। आज भी कुछ आसान क्वेश्चन कराए थे, आप उनकी तैयारी करें, कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद रहें, घर पे रहें और समय का पूरा सदुपयोग करें।